Good evening. Now let's start new chapter, that is structural organization in animals. आज हम जो डिस्कशन करने चल रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। क्लास 11th और ये इसके फर्स्ट टर्म में रखा गया, शायद फर्स्ट पार्ट में ये आपके फर्स्ट टर्म में सिलेबस में रखा गया है। इसमें हमने आपको एक चैप्टर पढ़ा लिया है, वो है लिविंग वर्ल्ड। इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है और अब इसका जो दूसरा चैप्टर है वो एनिमल से हम ले रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट। बात जब हम ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले क्या है, आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पहले आप ये जान लीजिए। हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि किसी भी एनिमल का जो उसकी बॉडी होती है, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है, उसमें कितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसका निर्माण करते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, इसका सीधा मतलब हिंदी में होता है समूह, ग्रुपिंग। किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग को हम उसका ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और जिन जिन चीज़ों से मिल करके वो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, हम उसके कंपोनेंट कहते हैं उनको। तो कंपोनेंट्स मिल करके क्या बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर चूंकि बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो रही है और ख़ास करके एनिमल की हो रही है, तो हमें ये देखना है कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल करके ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, समूह बनाते हैं, इसकी बात करेंगे। तो इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की। अगर बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने आपको एनिमल डाइवर्सिटी में भी स्टार्ट में बताया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है, बता चुके हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। जी हाँ, ये सिंपलेस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एनिमल में होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। अब यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बता रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म किन चीज़ों का समूह है। ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, प्रोटोप्लाज्म के लेवल का है। तो प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज़। आपने इसको क्लास 9th में पढ़ा होगा, फिर 10th में पढ़ा होगा। बिना प्रोटोप्लाज्म के लाइफ होना पॉसिबल नहीं है। और हक्सले ने इसी को कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या कहा था इसको? प्रोटोप्लाज्म में एक भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कहा गया कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था इसको? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, ठीक है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म से नीचे का लेवल अगर कोई है तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। प्रोटोप्लाज्म जीवन के लिए ज़रूरी है, इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो फिर आप जीवन की कल्पना ही मत करिए, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म दरअसल में है क्या चीज़। तो दरअसल में ऐसे एनिमल का जो शरीर होता है वो केवल एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो बॉडी ऑफ सच एनिमल्स, बॉडी कैसी होती है, ऑफ दीज एनिमल्स हैज सिंगल सेल ओनली। ये है जिसे आप सेल कह रहे हैं। इस सेल के अंदर इसकी जो बाहरी बाउंड्री है, ये क्या चीज़ है,
इट इज द सेल मेम्ब्रेन। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है और एनिमल की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी होगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस। अब जो मटेरियल यहाँ पर मौजूद है सेल के अंदर, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, और जो मटेरियल आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको पता है क्या कहेंगे इसको? इट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म। जब बात आती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो एटलीस्ट एक सेल से कम का लेवल हो ही नहीं सकता है मिनिमम। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह क्वालिफाई करना है तो कम से कम एटलीस्ट जो है वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट उसके पास एक सेल होनी चाहिए। अगर एक सेल भी नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। हम आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं इसको कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इसेंशियल थिंग फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्वालिफाई एज लिविंग। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक लिविंग की तरह से क्वालिफाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास कम से कम एक सेल हो। अब अगर एक सेल है तो देखा ये जाएगा कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। तो आपको पता है कि दुनिया के सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं, तो इनमें जो बॉडी सेल होगी वो कैसी होगी? वो यूकैरियोटिक होगी। तो अगर ये यूकैरियोटिक है तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी प्रकार से गोल्जी बॉडी है। ऐसे इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। क्या बोलेंगे इनको? इनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। अब अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो प्रोटोप्लाज्म में सारे सस्पेंडेड बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि इस सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आएंगे। तो सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन दोनों से मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज़, तो हम बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं प्लस सेल ऑर्गेनेल है। इनसे मिलकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप ये कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म इज द ग्रुप ऑफ व्हाट? बायोमॉलिक्यूल्स सस्पेंडेड इन वाटर। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब मिलकर के बायोमॉलिक्यूल होते हैं। इनको पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म में बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं जो पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं और प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इन दोनों से मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो अगर हम बात करें कि क्या जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसमें एक से अधिक सेल है? उत्तर है नहीं। मैंने आपको बताया है कि ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी है वो कैसी होगी? ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। केवल एक ही सेल की बॉडी है। अब इस सेल में सेल का समूह तो होगा नहीं, केवल सेल एक ही है। तो फिर हाँ बोलिए। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? स्क्रीन साफ नहीं आ रही? सब कुछ तो साफ है। सबको साफ नहीं दिख रही? साफ नहीं दिख रही स्क्रीन? इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं तो आप अपने इंटरनेट चेक करिए अपना। सारे लोग यहाँ पर फुल वाईफाई अरेंजमेंट है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर आपका स्क्रीन धुंधला हो जाएगा तो बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इसका वीडियो लेक्चर भी बन रहा है। हम आपको लिंक डाल देंगे उसका, अपना वीडियो लेक्चर देखना अगर कहीं दिक्कत होगी तो। अब स्क्रीन किसी का साफ हो जाता है, किसी का सही हो जाता है, किसी ये सब इन्फॉर्म मत करो हमें, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था हम नहीं करेंगे जिसमें आपकी स्क्रीन साफ हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ सही मोड पर है। इंटरनेट भी बहुत अच्छा है और
हमारे ख्याल से लेक्चर भी हमारा सही चल रहा है। अगर मान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास की दिक्कत आ रही है तो इसका वीडियो लेक्चर हम आपको सेव कर देंगे और भेज देंगे ग्रुप पर, इसलिए ध्यान से सुनिए। आवाज़ तो मिल रही है ना? और इस समय स्क्रीन कैसा दिख रहा है? हाँ, तो आप बीच में बोलना नहीं। जब आपको प्रॉब्लम हो, कोई सवाल पूछना है, तब आप सवाल पूछिए और इसका वीडियो लेक्चर हम आपको भेज देंगे। अगर आप बीच में इस प्रकार से कहोगे कि स्क्रीन साफ नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो फिर क्लास पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा बेटा। हाँ तो बात कर रहे थे हम इस सेल की। तो सेल के अंदर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, और क्या चीज़ है इसमें? सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ मौजूद है, राइट। तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के लेवल की ग्रुपिंग आपको मिलेगी। किस लेवल की ग्रुपिंग मिलेगी? प्रोटोप्लाज्म के लेवल की। एक ही सेल के अंदर किन चीज़ों का समूह है? तो सेल ऑर्गेनेल्स का समूह है और बायोमॉलिक्यूल्स का समूह है। इन दोनों के समूह से मिल करके प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनिसेलुलर एनिमल्स में मिलता है, फाइलम प्रोटोजोआ में मिलता है। कहाँ मिलेगा? फाइलम प्रोटोजोआ में मिलेगा। कौन सा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? फाइलम प्रोटोजोआ। इसका एग्जाम्पल है फाइलम प्रोटोजोआ, जहां पर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। बोर्ड पर आपका जो भी लिखा है इसे आप कॉपी कर लीजिए, साफ दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया है। कॉपी कर लिया होगा? चले, अब दूसरे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। यहां पर आपने देखा कि ग्रुपिंग किसकी है? बायोमॉलिक्यूल्स की है और सेल ऑर्गेनेल की। लिखा हुआ है यहां पर प्रोटोप्लाज्म इज द ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब बात करेंगे दूसरे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक से अधिक सेल्स पाई जा रही हैं शरीर के अंदर। एक से अधिक सेल्स पाई जा रही हैं बॉडी का निर्माण करने के लिए, उनकी बात करें। आइए, दूसरे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सेल्यूलर ग्रेड। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहां पर एनिमल की बॉडी जो है वो एक से अधिक सेल की मिलकर बनी होती है। तो मोर देन वन सेल्स। यहां पर किस चीज की ग्रुपिंग है? इट इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दिस वन इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर ग्रेड कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स विदाउट कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको नोट करना है। विदाउट कोऑर्डिनेशन, यहां पर सेल्स का समूह तो है परंतु आपस में किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इनके बीच में, यानी कि एक सेल का दूसरी वाली सेल से कोई संबंध नहीं है। इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल फंक्शन, यहां पर लिख लीजिए इंडिविजुअल सेल with individual function। इंडिविजुअल सेल विद इंडिविजुअल फंक्शन। एक सेल एक निश्चित काम के लिए असाइंड होती है और दूसरी सेल क्या काम कर रही है इससे पहली वाली सेल को कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई आपसी तालमेल यहाँ पर नहीं होता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। यहाँ पर यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसमें है? फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स में इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
जैसे कि स्पॉन्जेज होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बॉडी में एक से अधिक कोशिकाओं का समूह है। द ग्रुप ऑफ मोर देन वन सेल्स हियर यू कैन सी, बट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई सामंजस्य नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कनेक्टिंग डिवाइस यहाँ पर नहीं है। कोई भी, जैसे इंटरनेट होता है, एक दूसरे कंपोनेंट को कनेक्ट करता है, इस तरह से यहाँ पर हमारी बॉडी का जो इंटरनेट होता है सिस्टम, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम का इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ओरिजिन नहीं हुई है। तो जब नर्वस सिस्टम की ओरिजिन नहीं है तो कैसा कोऑर्डिनेशन? इसलिए एक सेल अपना काम करेगी, दूसरी सेल अपना काम करेगी, इंडिविजुअल सेल इंडिविजुअल फंक्शन। बात समझ में आ गई होगी कि एक सेल एक निश्चित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों के सेल्स के बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, इट इज़ एट द लेवल ऑफ सेल। तो नोट कर लेंगे इस पॉइंट को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिवीज़न ऑफ लेबर, द डिवीज़न ऑफ लेबर इज बिटवीन द सेल्स। यहाँ पर काम का बंटवारा कोशिकाओं के बीच में होता है। प्रत्येक सेल को एक निश्चित काम सौंपा जाता है कि आपका यही काम है, तो फिर वो सेल केवल अपने लिए जो उसके लिए जो दायित्व दिया गया है, जो जिस प्रकार के काम की जिम्मेदारी है, ये सेल केवल वही काम निपटाएगी और दूसरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे इस सेल को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कोशिकाओं के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग के सिद्धांत पर काम करती हैं। इसलिए यहाँ पर कोशिकाओं का ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स, एंड हियर द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड एवरी सेल हैज़ इट्स ओन ड्यूटी। अपनी अपने कर्तव्य हैं, इनके अपने अपने कार्य हैं अलग अलग सेल के। अब आइए और हम तीसरी लेवल की बात करते हैं, थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ऊपर उठिए और चलेंगे और फाइलम सेलेंट्रेटा और फाइलम टेनोफोरा की बात करेंगे। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ग्रेड का होता है। जी हाँ, एक नया टर्म यहाँ पर एराइज कर रहा है जिसे हम बोलेंगे टिश्यू, और आपका चैप्टर भी यही है, एनिमल टिश्यू, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए और तीसरे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। नोट कर लीजिए बोर्ड पर जो भी लिखा है, आपके पास टाइम हम दे रहे हैं, बोर्ड पर जो भी लिखा है इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करेंगे तीसरे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द सेलुलर ग्रेड। नाउ इट इज द टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइलम सेलेंट्रेटा, और टेनोफोरा। दो फाइलम के एनिमल्स में इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ये टिश्यू क्या होता है, एक नया टर्म है जिसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। व्हाट इज द टिश्यू? द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय साइंटिस्ट बाइकॉट। साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नेम था बाइकॉट, जिन्होंने टर्म टिश्यू एराइज किया था। अब टिश्यू है क्या, डेफिनेशन पे आइए। कह रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर ये नीचे वाला पोर्शन जल्दी कॉपी कर लीजिए, कर लिया हो तो आगे बढ़ें।
दैट आर सिमिलर, किस मामले में सिमिलर हैं? इन ओरिजिन। सबसे पहली बात, इनकी ओरिजिन सिमिलर होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, एंड फंक्शन। विद कोऑर्डिनेशन known as टिश्यू। यस, डेफिनेशन पढ़िए किसी भी टिश्यू की। किसको कहते हैं टिश्यू? आपके सामने लिखा है, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, विथ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि काम सबका एक हो ही नहीं सकता अगर आपस में कोई तालमेल नहीं है। काम तो एक तभी होगा जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। तो यहाँ पर सेल्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो हम इसको टिश्यू मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए क्या है, ओरिजिन सिमिलर हो, स्ट्रक्चर सिमिलर हो और कार्य भी काम एक जैसा हो, और ये तभी हो पाएगा जब इनमें आपस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि आप 5 मित्र हो, अलग अलग जगह पर रहते हो, लेकिन आप सभी लोगों ने प्रोग्राम बनाया है आउटिंग के लिए कि कहीं चलना है टहलने। आपने दिन डिसाइड कर लिया और प्लेस भी डिसाइड कर लिया और एक जगह मिलने की बात भी कर लिया। लेकिन ये सारी बातें कैसे होंगी? जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, और ये कोऑर्डिनेशन तभी इस्टेब्लिश होगा जब आप दूर रह करके भी एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में। कनेक्ट कब होंगे? जब इंटरनेट होगा। आप अपने अपने मोबाइल से, इंटरनेट से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर कि आज फला जगह चलना है, यहाँ पर आपकी बस मिलेगी, हम सारे लोग बैठ लेंगे, क्या क्या लेकर चलना है, कहाँ कहाँ घूमना है, क्या हमारा डेस्टिनेशन है। इन सारी चीज़ों की बात जो है आप आपस में एक दूसरे से बात करके क्लियर कर लेते हैं। यही चीज़ है कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि आप में एक दूसरे में तालमेल है। लेकिन अगर आप 5 मित्रों में से एक आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, एक कहता है हम लखनऊ जाएंगे, दूसरा कहता है हम लंदन जाएंगे, तीसरा कहता है गोरखपुर जाएंगे, चौथा कहता है कि कलकत्ता जाएंगे, ऐसे अलग अलग मित्र आपके सभी लोग अलग अलग विचारधारा के हैं और एक जगह पर जाने की बात नहीं करते, बल्कि सब अलग अलग बात करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपस में तालमेल नहीं है। आपस में कनेक्शन का साधन तो है परंतु तालमेल नहीं रख रहे हैं। तो कनेक्शन का साधन भी होना चाहिए और तालमेल भी होना चाहिए। अब बॉडी सेल्स में कनेक्शन का जो साधन है, इनको कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि केमिकल लेवल पर इन सेल्स को कनेक्ट किया जाए आपस में, एक दूसरे की सेल का केमिकल कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया जाए, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनका फिजिकल कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया जाए। तो फिजिकल कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होती हैं जो एक सेल को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती हैं। और केमिकल कांटेक्ट जो होता है उसमें कुछ बॉडी के सेक्रीशंस होते हैं, कुछ खास प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो इन सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कंपोनेंट सेल्स होती हैं, अगर हम बात करें जैसे ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। अब मान लो कि ये पूरा स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं कि एक टिश्यू है, तो सबसे पहले तो इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश करो भैया एक दूसरे से। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती, इंटर कनेक्टेड होती हैं ये सेल्स। और इंटर कनेक्शन तभी होगा इनका जब बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। यही कारण था कि फाइलम पोरीफेरा में सेल्स का ग्रुप तो था, परंतु सेल का ग्रुप होने के बावजूद भी इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन सेल्स में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर नर्वस सिस्टम की ओरिजिन ही नहीं हुई थी। हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कर रहे हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की ओरिजिन फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में हुई थी, और इस तरीके से इनकी बॉडी सेल्स का आपस में क्या होता है, कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था और कोऑर्डिनेशन बना था। तो इस प्रकार से किसी भी टिश्यू में, ये सब नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। किसी भी टिश्यू में जो कंपोनेंट सेल्स होती हैं उनका फिजिकल और केमिकल कांटेक्ट इस्टेब्लिश होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लिखते रहे, all the component cells, all the component cells of any tissue
रिमेन इन फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। और इसी को हम नाम क्या देते हैं? इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी टिश्यू में जो कंपोनेंट सेल्स होती हैं दैट रिमेन इन फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन छूट गया है यहां पर, केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन में इन सेल्स को एक दूसरे के रहना चाहिए और इनका जो कांटेक्ट इस्टेब्लिश होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, nerve network as well as certain kind of chemicals that make the contact of these cells। ठीक, तो इस प्रकार से इन कंपोनेंट सेल्स में आपस में फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये सारी सेल्स ओरिजिन में सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं और जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो काम भी एक ही होगा इनका। इस तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पर टिश्यू एक काम करते हैं। मतलब ये हो गया कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर इज एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। यहाँ पर जो काम का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबर है, इट इज़ एट द लेवल ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के स्तर पर है। ठीक, ये टिश्यू के स्तर पर। तो ये पूरा पूरा ग्रुप मिलकर एक काम करेगा। बात आपको समझ में आ गई होगी कि टिश्यू में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। टिश्यू एक से अधिक कोशिकाओं का समूह है। ये जो सेल्स हैं इनकी ओरिजिन, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। ये सारी बातें तभी सही होंगी जब ये कंपोनेंट सेल्स का आपस में फिजिकल और केमिकल कांटेक्ट होगा, इंटरेक्शन होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि इनमें नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति हो जाए। तो यही कारण है कि टिश्यू की बात कहाँ से उठती है? फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल से, और यहीं से नर्वस सिस्टम की ओरिजिन हुई है। तो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मेन जो काज है जो इसका वो ये है कि नर्वस सिस्टम की ओरिजिन सबसे पहले कहाँ से हुई? फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स से हुई। हमारे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल पूछना है? बात हमने टिश्यू की कर लिया है। अब और दो हाई लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू नोन एज ऑर्गेन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स नोन एज ऑर्गेन सिस्टम। तो इस तरह से दो हाई लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस और पाए जाते हैं। ज़रा पहले उन्हें नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम टिश्यू पर दोबारा आते हैं। बोर्ड पर जो लिखा है इसे कॉपी कर लीजिए, अगर हो गया हो तो बताइए हो गया। Next higher level of organization is ऑर्गेन ग्रेड। ऑर्गेनाइजेशन का जो चौथा स्तर है वो ऑर्गेन ग्रेड है। बस सीधी सी बात यहाँ लिखनी है कि ऑर्गेन है क्या चीज़? इट इज़ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज के बीच में टिश्यूज कैसे होने चाहिए? विद फिजिकल एंड केमिकल
इंटरेक्शन। कह रहे हैं कि ऐसे टिश्यूज का समूह ऑर्गेन कहलाएगा जिन टिश्यूज में आपस में फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होगा। ठीक, ये मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गेन बनाएंगे। तो यहाँ पर सभी टिश्यूज मिल करके इस बात के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हम भले ही डिफरेंट हैं लेकिन हम सभी को मिलकर काम एक ही करना है। जैसे आपकी किडनी में डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, राइट, लेकिन किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम केवल होता है आपके ब्लड को फिल्टर करके और यूरिन का निर्माण करके इसको शरीर से बाहर कर देना, ये काम होता है। अब आपको मालूम है कि आपकी किडनी में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपकी किडनी का निर्माण करने के लिए एक से अधिक टिश्यू भाग लेते हैं, परंतु किडनी है तो एक ऑर्गेन, तो कई टिश्यूज मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं। बॉडी के ऑर्गेन्स जो होते हैं उनमें आपस में फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होता है उनके टिश्यूज के बीच में, कंपोनेंट जो टिश्यूज होते हैं, जिससे वो सब मिल करके इस बात के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं कि उनको एक ही काम करना है। और वो काम क्या है? किडनी की अगर बात करें तो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं ये लोग। तो इस प्रकार से कॉन्टैक्ट यहाँ पर होना ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्गेन है और उसके जो टिश्यू कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में वो एक निश्चित वर्क नहीं करेंगे, एक कॉमन वर्क नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम पूछेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप बताइए प्लेटी हेलमिंथ। प्लेटी हेलमिंथ। और ऑर्गेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर पूछेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम नेमाटोडा, नेमाटोडा से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा तक, इन सभी एनिमल्स में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड का होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो इस प्रकार से ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम नेमाटोडा अप टू कॉर्डेटा। तो ये कहानी है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। हम सभी लोगों को यहाँ से लौट करके किस पर चलना है? चलना है टिश्यू पर, क्योंकि बात किस पर करनी है? एनिमल टिश्यू पर करनी है। ठीक है, तो बात किस पर करनी है? एनिमल टिश्यू पर करनी है। और आपका चैप्टर शुरू होता है अब एनिमल टिश्यू, हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारा यह जो डिस्कशन है इट इज़ टोटली सेंट्रलाइज्ड टू द मैमेलियन बॉडी इंक्लूडिंग योर सेल्फ आल्सो। मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ कि हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार के टिश्यूज से होता है। दुनिया के सभी एनिमल्स में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार ऑर्गेनाइज होते हैं, इस चैप्टर में ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर अब शुरू होता है जिसको हम नाम देते हैं एनिमल टिश्यू, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का एक हिस्सा है। तो बात करेंगे एनिमल टिश्यू पर। यस, लेट्स स्टार्ट। एनिमल टिश्यूज, नोट कर लीजिए सारी बातें जो भी लिखी हैं बोर्ड पर और कॉपी करके बताएं। हो गया है? कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना है किसी को? नो क्वेश्चन। इसमें दो फाइलम हैं, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। फाइलम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एग्जाम्पल है दो फाइलम हैं, एक तो फाइलम है सीलेंट्रेटा और दूसरा जो फाइलम है वो है टेनोफोरा। इस तरह से सीलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, दीज आर टू फाइला, दो फाइलम एनिमल्स के हैं जिनमें कि टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। टिश्यू तो हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे,
लेकिन अभी हम एनिमल टिश्यू की चर्चा कर रहे हैं। हमारे शरीर का जो निर्माण है वो 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। कितने टाइप के होते हैं टिश्यूज? टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ tissues constitute the body of animals, constitute the body of animals। हमारे शरीर का निर्माण कितने प्रकार के टिश्यूज से होता है? तो ये 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। ये कौन कौन से हैं? दीज आर ये 4 प्रकार के टिश्यू आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, न्यूरल टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज। हमारे पूरे शरीर का निर्माण यही 4 प्रकार के टिश्यूज करते हैं। टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी ऑफ एनिमल्स। दीज आर एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, न्यूरल टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज। ये 4 होते हैं। अब हमारे अपने शरीर के अंदर इनका अगर हम बंटवारा देखें, इनका परसेंटेज कितना होता है तो वो भी नोट कर लीजिए आप। एपिथेलिया हमारे शरीर का 10% पार्ट बनाते हैं। हमारे पूरे शरीर का निर्माण करने वाले जो टोटल एपिथेलिया है ये टोटल 10% हिस्सा होता है हमारा। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं दीज आर 30%। हमारे पूरे शरीर का 30% टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। न्यूरल टिश्यूज 10% होते हैं और अकेले 50% जो होता है इट इज़ द मस्कुलर टिश्यू। ये डिस्ट्रीब्यूशन है बाय वेट, वजन के हिसाब से। अगर हम देखें तो हमारे शरीर का 10% एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, 30% कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, 10% न्यूरल टिश्यूज़ बनाते हैं और 50% मस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं। इस तरीके से ये बाय वेट इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, नोट कर लीजिए सारा। तो 4 प्रकार के टिश्यू से हमारे शरीर का निर्माण होता है। दीज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार के ये टिश्यूज़ होते हैं? दीज आर टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। बात समझ में आ गई? कौन कौन से हैं आपके सामने? एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, न्यूरल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, अब इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की चर्चा करेंगे। राइट, किसकी चर्चा करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में केवल इतने तक का ही होगा। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका और इसमें हम एपिथेलियल टिश्यू अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन इफ़ यू वुड लाइक। आपको कोई सवाल पूछना है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सवाल पूछकर डाउट क्लियर कर लीजिए। 4 डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज़ हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। कौन कौन से हैं ये? एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड न्यूरल टिश्यूज़। बात चूँकि एनिमल टिश्यू की हो रही है तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा आपका जो है एपिथेलियल टिश्यू है जिसका डिस्कशन करना है। बहुत ही इलस्ट्रेटेड स्कोप है इसका हमारे शरीर के अंदर। एनिमल टिश्यू हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे चलकर हम ये पढ़ना चाहेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, कि हमारा शरीर काम कैसे करता है।
तो अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारे शरीर का निर्माण करने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है, इसे कैसे जान पाएंगे। इसको जानने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारी बॉडी का निर्माण किस प्रकार के टिश्यूज से हुआ है। ठीक, तो कोई सवाल पूछना चाहें? ठीक है, थैंक यू।